अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। तो जनाब आज मंगल है और सुबह के वक्त जब एक नया दिन होता है, एक नई सोच होती है, तो कुछ नए नए काम भी हो जाते हैं। अब जब आप कुछ गिराते हैं या कुछ आप ऐसे काम करते हैं कि आपको फिर खुद ही सफाइयाँ करनी पड़ती है, जो कि अभी से 2 मिनट पहले से शेयर नहीं किए। बताने की जरूरत नहीं, अगर मैंने छुपा लिया था तो जल्दी से उन्होंने वो चाय साफ किया है। तो अच्छी बात है, अगर आप कोई काम खराब करें तो खुद ही सही करें। अच्छा जनाब, हम प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं और टॉप स्टोरीज पे जाते हैं। कि स्कूल बंद करने पर जब हुई तनकीद तो वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब की वजाहत आ गई। वो कहते हैं स्कूल बंद नहीं किए, फिजिकल हाजिरी से रोका है। सूरत हाल को देखते हुए इम्तिहानात से मुतालिक भी उन्होंने कह दिया है कि शायद 2-3 माह इम्तिहानात आगे जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज अहम इजलास होगा जिसमें पूरे मुल्क से मुतालिक फ़ैसले होने हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मुतालिक फ़ैसले होने हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मुतालिक बड़े फ़ैसले मुतवक्के हैं आज, चूँकि तमाम जो वज़ीर तालीम हैं वो बैठेंगे और वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब उसकी क़यादत करेंगे। और लेट्स सी कि आज क्या फ़ैसला होता है, चूँकि ज़ाहिर सिचुएशन को देखते हुए, करंट वेव को देखते हुए, स्पेशली जब हमने कल भी डिस्कशन की कि नॉर्थ में केसेस बच्चों के ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से मुतालिक फ़ैसले ज़्यादा मुश्किल लिए जाएं। ये भी हो सकता है कि यकसां फ़ैसले लिए जाएं। एनीवेज सिंध से मुतालिक फ़ैसला जल्दी लिया गया है, शायद इसको समझते हुए कि अभी केसेस यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो, लेकिन आइंदा चलकर ऐसे ना हो जाए, इसलिए ऐसा फ़ैसला यहाँ पर लिया गया है। और हमने देखा कि सईद गनी कल ये भी कह रहे थे कि जनाब ट्रांसपोर्ट बंद की जाए, यानी जो ट्रांसपोर्ट है उसको सिंध की तरफ ना आने दिया जाए ताकि सिंध की सूरत हाल ख़राब ना हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम ज़ाती तौर पे ये फैसला करेंगे। और इसके अलावा भी सिंध ने कुछ फैसले किए हैं, फ्राइडे एंड संडे आई गेस, जिससे मुतालिक कहा जा रहा है कि सेक्टर्स जहाँ बंद रखे जाएंगे ताकि कोरोना ना फैले। या फ्राइडे एंड संडे, यानी शायद सैटरडे भी फिर दरमियान में होगा। नहीं, सैटरडे ऑन। अच्छा जी, चले जुम्मे और इतवार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन आप जो है वो फिर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर सईद गनी ये कह रहे हैं तो उसके ऊपर हमने देखा कि कल शहबाज गिल भी तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सईद गनी साहब सिर्फ सूबाइयत के बारे में सोच रहे हैं, वो पूरे मुल्क के बारे में क्यों नहीं सोचे। मुझे लगता है कि अगर एक सूबे को सेफ करने के लिए ऐसे इकदाम उठाए जाएं तो शायद हम उस सूबे को सेफ रख सकते हैं। लेकिन मेरे सिर्फ इतना सा पॉइंट है शहबाज गिल साहब के इस जुमले की वजह से कि जब सीएम सिंध साहब कहते हैं कि पूरे मुल्क में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाओ, बचा लो पाकिस्तान को, तो वो कहते हैं नहीं यार ना करें। अब जब अपना सूबा जिसकी बात वो कह रहे हैं तो कहते हैं नहीं सूबे की बात वो कह रहे थे, ये मेरी समझ से बाहर है। पूरे मुल्क की बात करो तो मसला है, सिंध की बात करो तो मसला है। चाहते क्या हो भाई? चाहते क्या है। लेकिन जैसे कल सईद गनी ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि जनाब हम इसलिए चाह रहे हैं कि सिंध की तरफ जो रास्ते आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रही है, या जो भी ट्रैवल कर रहा है उसको इसलिए बंद किया जाए क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से यूके वेरिएंट फैला पंजाब में या इस्लामाबाद में, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम भी एक ऑप्शन है और मेरे नज़दीक एक अच्छा ऑप्शन है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर है, जब आप अपने हरीफ को शिकस्त देते हैं तो दिल करता है कि आपने करनी है पारी होनी चाहिए। पार्टी हो रही है क्योंकि हम जीत चुके हैं और पार्टी हो रही है। किस स्टाइल में हो रही है पार्टी आपको दिखाते हैं। पार्टी तो बनती है जनाब, जीत की खुशी थी। कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम पार्टी स्टाइल में जश्न मनाया। ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। विजुअली इम्पेयर्ड ये टीम, और इसने अब जनाब ये शिकस्त देने के बाद जश्न मनाया और ज़बरदस्त जश्न बनता है जब आप शिकस्त दे रहे हैं उस अपने दुश्मन को जो कि आपकी नज़र में अज़ल से आपका दुश्मन है, तो फिर ऐसी वाली पार्टी बनती है जनाब। आगे बढ़ते हैं, ज़रा कुछ शराइत की बात करते हैं। यकुम रमज़ानुल मुबारक से उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शर्त का ऐलान किया गया है। कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया। मक्का मुकरमा से अरब मीडिया ने यह बताया कि शराइत व ज़वाबित का इत्तलाक यकुम रमज़ानुल मुबारक से होगा तमाम लोगों पर जो कि उम्रे की सादत हासिल करना चाहता है। वजारत हज उम्रा के मुताबिक हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले ही जा सकेंगे। इसके अलावा बाकी लोगों को इजाज़त नहीं होगी। सऊदी वजारत हज ने मज़ीद ये कहा है कि वैक्सीन की जो दोनों खुराकें हैं लगवाने वाले हरमैन में उम्रा, ज़ियारत और नमाज़ें अदा कर सकेंगे, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। उम्रा, ज़ियारत और नमाज़ों की अदायगी के इजाज़तनामे मुकर्ररा ऐप्स के ज़रिए ही होंगे। वजारत हज उम्रा के मुताबिक नमाजी मुकर्ररा ऐप्स की मदद से मर्ज़ी की तारीख और वक्त का तयन कर सकते हैं। That's how it is in these days कि आपको वो अपना स्लॉट बुक करना होता है, उसी स्लॉट में आपको फिर जाना होता है। ये बड़ा अच्छा है इकदाम है, उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई पाकिस्तानी ये ख्वाहिश रखता है कि रमज़ानुल मुबारक में उसने जाना है उम्रे पर, तो इस वक्त अगर आप उस एज ब्रैकेट में फॉल नहीं करें जिसको हुकूमत
लगा रही है वैक्सीन, तो अभी प्राइवेट सेक्टर भी वैक्सीन लगा रहा है, जैसे कि लाहौर में 12,500 रुपए की स्पुतनिक 5 इस वक्त लगाई जा रही है। अच्छा, वैसे कल मैं एक खबर देख रही थी ये भी कि कराची के एक निजी अस्पताल में वैक्सीन, प्राइवेट वैक्सीन लगने का जो अमल शुरू हुआ, उसमें डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अच्छा अब हम प्राइवेट की भी लगवा लें। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट की वैक्सीन लगवा रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया है तो भैया जो बेचारे प्राइवेट लगवा रहे हैं अब आप उन्हें लगवा दें। वैक्सीन एक ही है, ये आप प्लीज़ ये ना सोचें कि फलानी वैक्सीन लग गई तो वो वाली भी लगवा लें। या यूँ कर लें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप यूँ करें कि आप सिर्फ प्राइवेट लगवाएं, गवर्नमेंट की लगवा लें, ताकि वो जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है वो उन लोगों को लग सके जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे में कुछ जगह से अब ये भी मामला रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं कि वहाँ पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का इशू है, और वो जो स्टाफ वहाँ मौजूद है वो कहता है कि वैक्सीन बहुत कम आती है हमारे पास, लोग ज़्यादा आते हैं और हमें मैनेज करना पड़ा है। ऐसे में ज़ाहिर है आलमी सतह पर फरामी का मसला, दैट इज़ द रीज़न पाकिस्तान इज़ ऑल्सो सफरिंग, लेकिन इसमें पाकिस्तान को बहुत अहम रोल प्ले करना होगा क्योंकि बहुत से और ममालिक बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो हमें भी वैक्सीन और प्रोक्योर करनी होगी ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन को जल्द से जल्द हम वैक्सीन लगा पाएँ ताकि आगे बढ़ पाएँ। और ये ना हो कि ज़्यादा ही वैक्सीन लगाने से कुछ और ही हो जाए, अब यहाँ की भी लगवा रहे हैं वहाँ की भी लगवा रहे हैं, शायद ना हो इससे नहीं ऐसा, लेकिन ये फिर भी एक हक मारने वाली मेरी नज़र में बात है। तो हैसियत शहरी अब अपनी जिम्मेदारी जिस वैक्सीन पर आप को भरोसा है वही लगवा ले। बिल्कुल ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। भर का मौसम कैसा है इसकी जब हम बात करेंगे तो ऐसे में आपको याद है आज से 3-4 रोज पहले यूं तो इस्लामाबाद से मुतालिक और केपीके के कुछ इलाकों से मुतालिक खबरें रिपोर्ट हो रही थी कि चूंकि हवा में नमी कम है, खुश्क हवाएं हैं, दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर होंठ फट रहे हैं और नाक से खून यानी नक्सीर बहने के वाक़यात जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी कराची में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं, चूँकि यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, हवा में नमी का तनासुब इसमें कमी हुई है। ऐसे में ड्राई लिप्स, नाक से खून बहना, इसके वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, गला खुश्क हो रहा है और ज़ाहिर तबीयत नासाज हो रही है। तिब्बी माहिरीन ने अपनी राय जाहिर की और कहा है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। वैसे आपको याद है 3 रोज़ पहले 44.5 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का टेम्परेचर गया था और ये पाकिस्तान बनने से पहले ऐसा माहौल हुआ होगा क्योंकि वो कह रहे हैं इस डेट को इतना टेम्परेचर कभी नहीं राइज हुआ। और देखिए ये सिर्फ अभी अप्रैल है, तो अभी देखिए मई, फिर जून, जुलाई और अभी रोज़े भी आ रहे हैं, तो ज़रा पक्की तैयारी कर लें। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप पानी ज़्यादा पिए, रोगनी चीज़ें ना खाएं और चिकनाहट वाली चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे ना आप उतने ज़्यादा महफूज रहेंगे ऐसे मौसम से। मिर्चों वाले खानों से आप इज्तनाब करें और गैर ज़रूरी बाहर मत निकलें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो क्या करें, आप अपने सर को ढांपें और साथ ही साथ जनाब ठंडे माहौल से फ़ौरन, गर्मी में और गर्मी से फ़ौरन ठंडे वाले माहौल में तो ना ही जाएंगे। तो अम्मा भी ये कहती है ना कि फ़ौरन से तुम एसी से निकले तो खबरदार बाई ना आना, तो मैं कहती हूँ फिर एसी में रहो। और अगर आप घर से जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, अगर आप बाहर से ज़्यादा सारी सीढ़ियाँ चढ़ें तो थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को रिलैक्स रखकर फिर बाद में आप अपना पंखा या एसी ऑन करें। तो ये वो चीज़ें जो कि आप खुद ज़ाती तौर पर कर सकते हैं ताकि आप ऐसे नुकसान से कि आपकी नक्सीर फूट रही है, ये सांस फूल रही है, एकदम से दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तो आप इससे बचें। तो जनाब अब हम वापस बात कर लेते हैं कोविड-19 की, जो कि मुझे लगता है कोविड-21 में तब्दील हो गया क्योंकि 2021 में तबाही ज़रा ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। तीसरी लहर, थर्ड वेव है इस वक्त और 100 से ज़ायद डेथ्स लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट हुई हैं, 100+ डेथ्स इन पाकिस्तान। एहतियात इसका मतलब है हो नहीं रही। इसका मतलब ये भी है कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है और वो पॉपुलेशन जो वल्नरेबल होती है उसको निगलता चला जा रहा है। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि जो एहतियात करनी होती है जिसका मशवरा सब देते हैं और डे 1 से देते चले आ रहे हैं कि अभी और सिर्फ जो एहतियात है उसी में इसकी शफा है, क्योंकि ज़रा वैक्सीनेशन में भी अभी वक्त लग जाएगा। और ऐसे में मास्क इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। रावलपिंडी से सदाकत अली ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए सब हो जाएं तैयार, अवाम हो कारी बाबू। SOPs की पासदारी लाजमी करना होगी, ना कोई रियायत होगी ना कोई ढील। सरकारी इदारों के बाहर अमले और साहिलीन सब के लिए नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लग गए। दफातर में दाखिले के लिए हाथ सैनिटाइज करने, समाजी फासला बरकरार रखने की भी पाबंदी। हुकाम कहते हैं सेहत सबसे पहले। सारों को मास्क पहनने का पाबंद भी किया, उनको लेके भी दिए। हमारा स्टाफ जो है वो मास्क पहन के ही फिर रहा होगा, जो अगर नहीं करेगा तो उसको फिर हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। हिफाजती ढाल की मांग बढ़ी तो कीमत भी बढ़ा दी गई। फी मास्क के डब्बे पे जो 50 पीस आ रहा है उसमें 100 से 120 रुपीज़ तक इजाफा हो चुका है। तो मेरी अपील यही होगी कि यानी कि लोग, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इसमें आपको यही चाहिए कि इसका रेट
कम से कम किया जाए ताकि हर बंदा इसे अफोर्ड कर सके। वेंटिलेटर से बचना है तो मास्क इस्तेमाल करें, SOPs पर अमल करें, अपने लिए दूसरों के लिए। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। तो जनाब, हमने आपको दिखाया कि मास्क की जो है डिमांड अगर ज़्यादा हुई है तो उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। हर किसी को अपना फ़र्ज़ अदा करना है और वो फ़र्ज़ इस तरह से अदा करना है कि अगर आपको सस्ता मास्क मिल रहा है तो जनाब ख़रीद लें और लगा लें, और अगर आप महंगा मास्क बेच रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि आप अपने मुंह को ढांपें, आप बाहर कम निकलें, समाजी फासले का ख्याल रखें, लेकिन ऐसे में इन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जो कि ये चीज़ें सेल करते हैं। अच्छा जनाब, आगे बढ़ जाते हैं ज़रा और अब बात कर लेते हैं उस महीने की जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, यानी रमज़ानुल मुबारक की। रमज़ान का चांद 13 अप्रैल की शाम को लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई दीगर शहरों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। 14 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। खुदा ये रमज़ान सबके लिए रहमत और बरकत वाला साबित करे। ये ट्वीट किया है फवाद चौधरी साहब ने और आज हमारे साथ फवाद साहब मौजूद है। फवाद साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, कहिएगा आपकी पेशकश 14 अप्रैल को पहला रोज़ा, क्या समझे 14 का ही होगा या फिर 13-14 में आवाम कंफ्यूज हो जाए? देखिए जी, बात यह है कि जाहिर है कि हमारा जो कानून है उसके मुताबिक तो फैसला जो है वो रोयत हलाल कमेटी जो है वो करती है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, जो मैं पहले कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि ये जो चांद की प्रेडिक्शन करना है या इसको असेस करना है वो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तक हमने जितनी भी तारीखें दी हैं, 5 साल का कैलेंडर हमारी वेबसाइट के ऊपर है, वहाँ पे जाके आप ईद भी देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप रमज़ान भी देख सकते हैं, और वो उसी के मुताबिक ही होता है। जो कि चूँकि जाहिर है कि चांद ने कोई मेरे या आपके कहने के ऊपर दिन जो है बदल तो नहीं लेना अपना, उसका जो एक निज़ाम है, कुदरत ने एक निज़ाम तय किया है, उसके मुताबिक उसकी हरकत है और वो कैलकुलेटेड है। तो फवाद साहब, रोयत हिलाल कमेटी को तहलील करने के मामले की तरफ नहीं जाएंगे? जिस तरह कुछ मुल्कों में तो ज़ाहिर है कमरी कैलेंडर ही फॉलो होता है, वो डेट्स सारी सामने आ जाती हैं, तो क्या इस तरह का मामला पाकिस्तान में उस जानब कदम बढ़ रहे हैं? देखिए जी, ये तो पाकिस्तान में एक मुनहसिल कौम फैसले करने हैं कि हम आखिर बढ़ना किधर चाहते हैं। हम एक रवायत पसंदी और कदामत पसंदी में फंसे रहना चाहते हैं, या हम इल्म, अकल, दलील, साइंस, मंतक के ऊपर बुनियाद रख के उन सीढ़ी के ऊपर पांव रख के ऊपर जाना चाहते हैं। ये फैसले तो कौम ने करने होते हैं, वो ऑप्शन कौम के सामने होती हैं और उसके मुताबिक फैसले करने होते हैं। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये तो चलें चांद की बात होगी ना, छुपता निकलता रहता है। मैं ज़रा सियासी मामलात पे भी आपका कमेंट लेना चाह रही थी। हमें याद है कि कल हुआ ये कि पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस दिया गया। ये PDM में क्या हो रहा है? आपसी जंग ज़रा ज़्यादा नहीं बढ़ गई? क्या आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है? अब पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? क्या हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाएगी या हुकूमत इस मौके का फ़ायदा उठाएगी कि PDM में अगर इख्तलाफ हो गया तो किसी एक पार्टी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या उससे हाथ बढ़ाए या उससे मामला सेट करने की कोशिश करे? तो देखिए जी, हमारा तो जो मुद्दा है वो साफ है, और हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम इस्लाहात की तरफ बढ़े। मैंने पहले भी बात कही थी कि अब जो इस्तीफों की सियासत का दौर ख़त्म हो गया है, अब इस्लाहात की सियासत का दौर है। और वज़ीर आज़म साहब जो ख़त लिखा है स्पीकर को, जिसमें उन्होंने ये जोर दिया है कि सियासी जमातों को राब्ता किया जाए और हम एक इलेक्टोरल सिस्टम में और जुडिशल सिस्टम में तब्दीलियों के ऊपर जो है वो बात करें। अब हमारे यहाँ एक रवाज है कि जो भी इलेक्शन हारता है वो कहता है कि मैं हारा, और जो जीता है उसको कहता है कि वो सही नहीं जीता। तो उसके लिए हमें एक ऐसा इलेक्शन सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें हारने वाला हार माने और जीतने वाले को इत्मीनान हो कि वो सही जीता है। और उसके लिए हम अपोजिशन से बातचीत करना चाहते हैं और हम बातचीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और दोनों पार्टियों को, पीपल्स पार्टी को और PMLN को, मैं ये कहूँगा कि जब अपनी लड़ाई से फारिग हो जाए तो वो मुल्क का भी सोचे और हम इस्लाहात की तरफ बढ़े। ज़बरदस्त। फवाद साहब, बड़ा वैसे अच्छा मशवरा दिया आपने, क्योंकि हमें याद है कि जब स्पाई कैम वाला मामला हुआ था तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और मुसद्दिक मलिक साहब को भी आपने मशवरा दिया था। आई होप कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस मशवरे को भी माने। थैंक यू सो मच। अब बात कर रहे थे, अब रमज़ान के चांद की भी हमने बात की। अब 14 को पहला रोज़ा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है रोयत हिलाल कमेटी का भी किरदार है इसके अंदर, देखना ये कि फ़ैसला क्या आता है। तो हम अब ये करेंगे कि अब हम ब्रेक ले लेंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि दुनिया भर में होता ये
कि जब त्यौहार आते हैं तो चीज़ें बड़ी सस्ती सी हो जाती है, सेलें लग जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है तो प्राइस जो हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं और आवाम फिर परेशान हो जाती है। आवाम कितनी परेशान है, ये स्टोर्स पे मार्केट में क्या हालात हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद हम ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसके ज़िम्मेदार खुद हैं हम। बहैसियत शहरी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है लेकिन हम करते नहीं हैं। सच है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता जनाब। इसका एक मुजाहरा हर साल कब होता है, जब बहुत ही मुबारक महीना आता है, यानी जब रमज़ानुल मुबारक आता है। हम देखते हैं कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में रमज़ान के एहतराम में अशे ज़रूरिया जो होती हैं उनके ना सिर्फ दाम कम कर दिए जाते हैं मगर जनाब वहाँ उसकी जो मिकदार है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाफिर होती है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अंधेर मच जाता है, आम के आम गुठलियों के दाम तक निकलवा लिए जाते हैं, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है और फिर जब कीमतों में इजाफा होता है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ भी सरगर्म हो जाते हैं, चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, आवाम को मुश्किलात होती है। तो जनाब हमने आपको ये सिर्फ एक रिपोर्ट दिखाई कि पाकिस्तान में जब माह मुबारक आता है तो होता क्या है। जब मैं और शुएब हम गए फील्ड में, हमने लोगों से बात की, हमने जाना कि कीमतें जो हैं वो कहाँ पर पहुँच गया और रमज़ान में क्या हो सकता है, तो हम आपको वो दिखाते हैं कि शुएब जिस मार्केट में गए और मैं जहाँ पर गई वहाँ पर सूरत हाल क्या थी। दुनिया भर में जब कोई त्यौहार आता है वो अपने साथ रिलीफ भी लेकर आता है, प्रमोशंस लेकर आता है, सेल्स लेकर आता है, ऑफर्स लेकर आता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है लेकिन यहाँ पर बसने वाले कहीं इन रंगों को फीका तो नहीं कर देंगे? क्या दाम फिर से बढ़ तो नहीं जाएंगे? क्या प्रमोशन का ख्वाब सिर्फ ख्वाब तो नहीं रह जाएगा? ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं एम्प्रेस मार्केट में। यहाँ पर आटा, चावल, चीनी, दालें, खजूर, खजला फेनी, सब्जी, दाम क्या है? क्या रमज़ान में कोई खुसूसी ऑफ़र होगी? क्या आवाम कोई उम्मीद रखें? ये जानने के लिए लेकर चलते हैं आपको अंदर, दाम आपको बताएंगे और क्या कोई अच्छी खबर भी है वो आपको सुनाएंगे। कौन कौन सी किस्म की खजूर आपके पास मौजूद है? हमारे पास तकरीबन पाकिस्तानी खजूरें हैं, पंजगूर की है, शक्कर खैरपुर वाली है और ईरान की भी है हमारे पास। अब मुझे बताएं कि खजूर इस साल क्या पिछले साल की निस्बत महंगी हुई है या सस्ती हुई है? इस साल पिछले साल की निस्बत बहुत कम हुई है। सस्ती हुई है? सस्ती हो गई है, जी हाँ। कुछ तो सस्ता हुआ, अब कितना सस्ता हुआ ये पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ये पंजगूर की खजूर है, ये पंजगूर की है सर। पिछले साल क्या कीमत थी? पिछले साल सर ये बिकी थी 350-400 रुपए किलो बिकी थी। और अब क्या कीमत है? इस साल तो बहुत सस्ती है, 200 सवा 200 रुपए किलो बिक रही है। जरा चावल के रेट से मुताल्लिक की बात करते हैं। चावल और दालें, इसके क्या भाव हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। मुझे ये बताएं कि रमज़ान आया, क्या कोई रिलीफ भी लाया कि आवाम यहाँ पर आएंगी और ये जो चीज़ें लेकर जाएगी तो क्या सस्ती भी कुछ मिलेगी चीज़? जी, चीज़ें तो अभी तकरीबन सारी दालों पे और चावल पे 5-5 रुपए मज़ीद कम हो चुके हैं इसी हफ्ते में। अच्छा, यानी यूँ समझूं कि रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे रियायत की गई है? जी, ख़ास तौर पे रमज़ान के और लिए। यही मामला दालों के साथ भी है? दालों में जो है, दालों में तो और मज़ीद बहुत कम हुआ है। अच्छा जी, चने की दाल जो है पहले थी 140-142 रुपए किलो, अभी जो है 120, 125, 130 रुपए किलो। रमज़ान में इसी तरह मिलेगी इंशाल्लाह। हमारी तो कोशिश ये है इससे भी मज़ीद कम हो। सर मुझे ये बताएं कि मैं और दुकानों पर भी गया, मुझे तो ये सुनने को मिला कि एम्प्रेस मार्केट में कुछ चीज़ों के दाम कम हुए हैं। क्या मसालों में भी ऐसा है? अगर आपको ये हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कम हुए हैं तो मसाले नहीं कम हुए? हमारे जो रेट है वही रेट है। शरबतों की बोतलें रखी हैं यहाँ पर, मुझे ज़रा बता दें कि क्या ये शरबत इस साल सस्ता हुआ है? इस साल थोड़ा महंगा हुआ है लेकिन इस मार्केट में सस्ता ही मिलता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक मोहल्ले की दुकान में मिलने वाली चीज़, वहाँ पे मिलने वाली शरबत की बोतल और यहाँ मिलने वाली बोतल, कितना फ़र्क है? डिफरेंस है 10-20 रुपये का। यानी वहाँ 200 की मिल रही हो तो यहाँ 180 की मिलेगी? खजला फेनी की बात भी कर लेते हैं। बाहर मिलती है 400 रुपए किलो, लेकिन यहाँ पे किस तरह मिल रही है? क्या यहाँ पर सस्ती है और क्या मजीद सस्ती हो सकती है? कोई ऐसी प्रमोशन आने वाली है रमज़ान में, उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। खजला फेनी बाहर तो मिलती है 400 रुपए की, आपके पास किस तरह है? हम 280-300 तक बेचते सर। अच्छा, यानी इतना फ़र्क होता है? हाँ, यही फ़र्क है सर। तो रमज़ान में और सस्ती भी करेंगे? सर यही रेट चल रहा है हमारे को, खुद 260-270 तक जो ना हमारे को मिलता है, यही 10-20 पे हमारे को मिलता है किलो के ऊपर। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल रेट सेम है इसका? सेम टू सेम है सर, कोई फ़र्क नहीं सर, कोई फ़र्क ऐसी नहीं आया। आप ज़रा सब्ज़ी की बात भी कर लेते हैं। ज़ाहिर है सब्ज़ी तो हर घर की रिक्वायरमेंट है और डेली बेसिस पर ही रिक्वायर्ड है। सब्ज़ी की कीमतें क्या चल रही हैं? अब मेरा ख्याल है कुछ कंट्रोल में आया है, स्पेशल टमाटर तो काबू आ गया। बिल्कुल सर, टमाटर कंट्रोल में, लेकिन अभी गर्मी शुरू हो गई तो इसके साथ
रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं सर। अच्छा, यानी रमज़ान में रेट बढ़ेंगे क्योंकि कराची में तो अब गर्मी हम देख रहे हैं। नहीं सर, नॉर्मल रहेंगे यही। अभी तो 40 चल रहे, लेकिन 40-50 के दरमियान चलेंगे, इससे बढ़ेंगे नहीं। अंदाज़ा तो यही है हमारा। क्या पकोड़े महंगे हो जाएंगे, क्या ऐसा ही मामला रहेगा या कि नहीं, थोड़ी पहुंच में आ जाएगा बेसन, इसी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, सर बेसन को सस्ता हो रहा है? बेसन महंगा तो नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। पिछले साल के निस्बत अब भी वही रेट है? नहीं, 19 भी फर्क पड़ा, ऐसी बात नहीं है। अब क्या रेट है? अभी जो इस टाइम 160 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा, जो गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं वहाँ पर क्या कीमत और यहाँ क्या कीमत है, कितना फर्क होता है? इलाके से यहाँ पे मार्केट के अंदर जो 10 से 15 रुपए का फर्क होता है। अच्छा, रमज़ान में कोई उम्मीद है और कम होगा? इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो हो गया बेसन। अब ज़रा बताइए, जो कैंड फ्रूट्स और कैंड मसाले पड़े हुए हैं और अचार पड़े हुए हैं और चीज़ें पड़ी हुई हैं, सिरका वगैरह सब कुछ, इस सब में कोई फ़र्क है? यहाँ पे इस मार्केट में चीज़ें सस्ती हैं? बहुत कंपनी के प्राइस है, 20-20 रुपए का फर्क होता है। ये तो रूटीन का फर्क हो गया। रमज़ान के लिए खास तौर पर कोई फ़र्क आएगा? नहीं, ऐसा कंपनी कोई भी नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, बाहर मुल्कों में होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है जनाब, बाहर मुल्कों में होता है, यहाँ पर नहीं होता। ये तो हमने बात की इस मार्केट की। आटा, चावल, चीनी, दालें, सब्जी की बात भी की हमने, खजला फेनी की बात भी हमने की, खजूरों की बात भी, खजूर हुई है सस्ती। लेकिन सवाल ये है कि ये तो है एम्प्रेस मार्केट, वो जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ पर क्या माहौल होता है? क्या वहाँ पर प्रमोशंस आती हैं कि वहाँ पर चीज़ें सस्ती होती हैं? ये जानने के लिए हम चलते हैं महक असलम की जानिब। तो जनाब, आपने मुझे शेर सूरत हाल बताई है एम्प्रेस मार्केट की। अब ज़रा हम रुक करते हैं सुपर स्टोर्स का। जैसे रमज़ान आता है ना, लोगों को इंतज़ार रहता है कि करना ये है कि 15वें रोज़े तक हमने शॉपिंग कर लेनी है, राशन अपने घर में इकट्ठा कर लेना है, और इसलिए लोग करते हैं कि सुपर स्टोर्स आते हैं और सुपर स्टोर आके चीज़ें ख़रीदना शुरू करते हैं। और फिर स्टोर्स जो है वो आपको ऑफर्स देते हैं, पैकेजेस निकालते हैं। एक पैकेज तो चले गवर्नमेंट आपको देती है, लेकिन ये स्टोर्स जो हैं आपको एक अलग से पैकेजेस देते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या जो महंगाई का शिकवा आवाम करिए उसमें ये पैकेज दब गए हैं या आवाम को सुपर स्टोर्स वाले रिलीफ दे रहे हैं? क्या सूरत हाल है? अंदर सामान मौजूद है या रैक खाली है? अंदर जाके देखते हैं, तो आ जाए मेरे साथ। कितना बजट बनाया था, कितने बजट में सब कुछ खरीदना है? जितना हमेशा होता है 15 to 20 के इन बिटवीन करना होता है। बट कुछ अरसे से जब से हमेशा मतलब जब ये से हुकूमत आई है खैर से तब्दीली, तो जितनी बार मैं बजट बनाकर यहाँ आती हूँ वो हमेशा क्रॉस करता है। अच्छा, मुझे बताइए, महंगाई वैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम देखते हैं रमज़ान जब आता है तो वैसे ही बड़े मुंह खुल जाते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा हमेशा क्यों देखने में आया? रमज़ान आता है तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले होते हैं वैसे बाहें फैला के खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग जो है बेचैनी में ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो ज़ाहिर है सप्लाई डिमांड का चक्कर है। ऐसा ही है, डिमांड ज़्यादा है, ये लोग भी फिर ज़्यादा प्राइस करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल जो महंगाई हुई है हर जगह पर, हर चीज़ पर, उस पर क्या कहेंगे आप? उसका मसला ये है कि देखें 2-3 फैक्टर हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आपकी करेंसी 102-3 रुपए हुआ करती थी डॉलर। सही है। इमरान खान साहब के आने के बाद 170 तक चली गई। ठीक है, घर के नीचे जो दुकान है वहाँ चीज़ महंगी मिल रही है या यहाँ महंगी मिल रही है? इतना फ़र्क नहीं है, 2-3 रुपए का फ़र्क होता है। ये होता है कि वहाँ कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं कि चलो बंदा यहाँ आ जाता है क्योंकि यहाँ वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपको स्टोर ये कहते हैं कि हम आपको 1600 या 1800 का पैकेज दे रहे हैं और इस पैकेज में बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो एक आम इंसान अफोर्ड कर सकता है? मेरे ख्याल से तो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, बट जो मिडिल क्लास से नीचे फैमिली है शायद वो भी अफोर्ड नहीं कर, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमने पैकेज दिए हैं भाई, हम कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा रमज़ान में। जी जी, आप माशाल्लाह से आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा। मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। आपने देखा कि टीवी पे खबर आती है कि रिलीफ मिल रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है? आप ये मुझे बताएं कि आप ये देखें कितने लोग जो हैं वो भर भर के और वो कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, उससे क्या इम्पैक्ट मिल रहा है? यही कि जब कम हो जाएगा, आपने 20 चीज़ें ले ली, आपको 10 की ज़रूरत है, तो क्या होगा मुझे बताइए। ठीक है, दूसरों का हक मार रहे हैं आप। आपको कुछ महंगा लग रहा है? नहीं, सब चीज़ें रीजनेबल प्राइस में। अच्छा, तो ये जो गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं या जो मार्केट्स होती हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना या यहाँ पर ख़रीदना आसान है? नहीं, वहाँ से ज़्यादा जो है ना यहाँ पॉसिबल हर चीज़ जो है ना मिल जाती है। और अच्छे दामों में मिलती है। अच्छे दामों में मिल रही है, सब सही मिल रहा है। अच्छा, सब सही रेट पर है।
जनाब ये देखें, ये आपको फ़ायदा है ऐसे स्टोर्स में ग्रॉसरी करने का। अपने रमज़ान के बजट को जब आप बना रहे हैं तो बेहतर मेरी नज़र में ये है कि आप यहाँ पर आएँ, अच्छे माहौल में आप आके अगर अपने घर की ग्रॉसरी कर सकते हैं। और फिर एक चीज़, अगर आपको आपके घर के बाहर से 25 की और यहाँ पर 18 की मिल रही है तो इसमें आपका ही मुनाफा है। चलते हैं हम और जो स्टोर के मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन से पैकेज इस वक्त वो लेकर आ रहे हैं आवाम के लिए, रमज़ान में क्या रिलीफ होगा उन्हें। तो चलें स्टोर के मैनेजर से बात करते हैं। तो जनाब मेरे साथ मौजूद है स्टोर के मैनेजर मोहम्मद अली रजा। अस्सलाम वालेकुम अली। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमज़ान करीब है, आवाम चाहती है कि जी रमज़ान में बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस, बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स हमें मिले। हम देखते हैं कि हर दफ़ा सुपर स्टोर्स वाले बड़ी आई कैची ऑफर्स भी लेकर आते हैं। इस दफ़ा महंगाई में ये ऑफर्स दबी तो नहीं है? नहीं, इस बार भी नहीं दबी है। इस बार भी उसी तरह से जो है वो ये ऑफ़र्स जो है लाई गई हैं। जो बेसिक नेसेसरीज़ की चीज़ें बिल्कुल उस पर ऑफ़र्स दी गई हैं। इसी तरह जो है हम लोगों ने रमज़ान हैम्पर्स भी जो हैं वो दिए गए हैं। अब रमज़ान हैम्पर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारा हैम्पर नंबर 1 है 1899 रुपये का सिर्फ हैम्पर नंबर 1 है, जिसमें हम 14 आइटम्स दे रहे हैं जो भी बिल्कुल बेसिक रमज़ान के नेसेसरी होती है और भाई ये हर घर में मौजूद होना ज़रूरी है। जी। उसमें आप जैसे कि आटा है 5 किलो, चावल है 2 किलो, शुगर है 1 kg, चना दाल है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, वाइट चना है, बेसन है, डेट्स हैं, ऑयल पाउच है, टी है, सवैयाँ हैं, सॉल्ट है, रूह अफ़ज़ा है, मतलब ये सब चीज़ें जो है। लेकिन ये है 1899 में, यानी 1900 आप लगा रहे लगभग, ठीक है। और ये आपका ये आपके स्टोर का ये पैकेज पहला निकला, इस तरह आपने 3 पैकेजेस ये इस तरह से मुताबिक कराए। अच्छा, पहला 1899 का, दूसरा है 2599 का है, ठीक है। और थर्ड जो है 3599 का, यानी 36 का हो गया, 3600 का, ठीक है। तो ये आपने इसको इस तरह से रखा है कि घर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि रमज़ान में हर घर की ज़रूरत होती है, तो ये होनी चाहिए दस्तरखान पे। जी बिल्कुल। कि एक दुकानदार यहाँ से चीज़ खरीद लेता है और फिर वो अपनी दुकान पे जाके महंगी बेच देता है। उसके लिए हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि कोई भी जो है वो 4 पीस 5 पीस से ज़्यादा ले नहीं सकता। तो इतनी क्वांटिटी ले जा ही नहीं सकता दुकानदार कोई। सही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूज़र को जो है फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये जो आपने 3 पैकेजेस दिए हैं, पूरा रमज़ान आपके पैकेजेस तीनों चलेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच अली, थैंक्स अ लॉट। तो जनाब हमने देखा कि सुपर स्टोर वालों ने जो पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं वो कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन फिर से वही बात कि जनाब रमज़ान होता है, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, हर मुसलमान को इंतज़ार होता है कि रमज़ान आएगा, सहरी में या इफ्तार में दस्तरखान हमारा सजेगा। तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखें आवाम पर, क्योंकि आवाम यकीनन जो है इस रोज़े जैसे फ़र्ज़ को बखूबी तरीके से अदा करना चाहती है। तो जब हमारे मुल्क में रमज़ान आए तो दुकानदारों को ये चाहिए कि लोगों को जितना हो सके रिलीफ दे। ठीक है, हुकूमत वक्त का भी ये काम है, लेकिन बहैसियत मुसलमान और बहैसियत शहरी हमारी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। दुनिया भर में गैर मुस्लिम ममालिक में जब भी कोई त्यौहार आता है हम देखते हैं सेल लगाई जाती है, जिससे मुतालिक हम पहले भी बात कर रहे हैं। चीज़ें वहाँ पर सस्ती हो जाती हैं, प्रमोशनल ऑफर्स आती हैं। गैर मुस्लिम मुसलमानों के त्यौहार का भी ख्याल करते हैं, मगर मुसलमान ममालिक में ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हो ये रहा है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। शायद इमरान खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं, ये माफिया है जो बेलगाम है, जो बेकाबू है और इसको ही काबू करना है। हम ये देखते हैं कि गैर मुस्लिम अपने त्यौहारों का ख्याल करते हैं और हमारे मुसलमान भाई नहीं। इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, सवाल मेरा ये है कि आखिर ऐसा क्यों है, और जो ऐसा करते हैं, ये जो माफिया होता है जिसकी वजह से ये महंगाई होती है, जिसने महंगाई पर काबू करना है, अगर वो काम ना करे तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। पूरी दुनिया के कई गैर मुस्लिम ममालिक में जब भी गैर मुस्लिमों की खुशी या त्यौहार के मौके आते हैं तो उन तमाम मसरतों और खुशियों के मौके पर गैर मुस्लिम अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और अपनी मुख्तलिफ अशिया, बिलखुसूस ज़रूरत की अशिया को सस्ता कर दिया करते हैं। सेल लग जाया करती है, क्रिसमस के मौका पर सेल लग जाया करती है। दुनिया के मुख्तलिफ गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर यही सूरत हाल है। लेकिन कितने दुख का, अलमिये का, गम और अफसोस का मकाम है कि मुसलमान ईदैन की खुशियों के मौका पर, रमज़ान के मुक़द्दस और मुबारक महीने के अंदर नाजायज़ मुनाफाखोरी
और अशिया को महंगा करने के अंदर मुलव्वस होते हैं। ये इंतहाई गलत खिलाफ शरीयत रुझान है। और एक मुसलमान ताजिर और एक मुसलमान बिजनेसमैन और एक मुसलमान दुकानदार के शायान शान नहीं है। दुख के साथ कहना पड़ता है, गैर मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी क्रिसमस के मौका पर, ईद के मौका पर पेप्सी को सस्ता कर दें और मुसलमान रमज़ान के मुकद्दस और बाबरकत महीने के अंदर खजूर को सस्ता ना करें। कितने अफसोस की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर यकीनन इंतजामिया, हुकूमत, रियासत, सरकारी इदारे खत वजूद के अंदर आ जाते हैं और वो बाकायदा आकर के एक्टिविटीज़ किया करते हैं और बाकायदा आकर सरगर्म हो जाया करते हैं कि मुनाफाखोरी नाजायज़ तरीके से ना हो, अशिया को महंगा ना किया जाए। प्राइस लिस्टें सामने आ जाती हैं, ठेलों पर, दुकानों पर प्राइस लिस्टें आवेजा करने का हुक्म जारी कर दिया जाता है। लेकिन ये सब अपनी जगह पर दुरुस्त है और यकीनन इन सब की ज़रूरत है। लेकिन हमें बतौर मुस्लिम, बतौर मुअमिन ये सोचना चाहिए, हम कुरान और हदीस पढ़ते पढ़ाते, इस्लाम की तालीमात पढ़ते पढ़ाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अफ्तर साइमन, अगर कोई रोजेदार को रोजा अफ्तार करा दे चंद खजूरें देकर, दूध का गिलास देकर, कुछ भी नहीं है, अगर पानी का गिलास मुयस्सर है, पानी का गिलास पिलाकर किसी रोजेदार को रोजा अफ्तार करा दिया जाए तो मैं क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर से उसको बदला और जामे कौसर नसीब करूंगा और उसे अता करूंगा। अब आप अंदाजा कीजिए, तो हम कम अज कम बहैसियत मुसलमान ताजिर के इस बात पर गौर करें और जो मुसलमान रेहड़ियों पे, ठेलों पर, ठियों पर, शॉपिंग सेंटरों, बाजारों, मार्केटों, दुकानों पर आकर खरीदो फरोख्त करते हैं, उनके साथ नरमी का मामला करना चाहिए, उनके साथ सहूलत का मामला करना चाहिए। अगर हम रोजे के वक़्त में अशिया को सस्ता कर देंगे या ज़रूरत की अशिया को, कम अज़ कम खाने पीने की अशिया को सस्ता कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वजह से रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाएंगे, रोजगार, रिज़्क़ और माश के अंदर फरावानी होगी, बरकतें होंगी, अल्लाह की तरफ से शफकतें, सहूलतें, रहमतें आएंगी। माह रहमत के अंदर रहमत हासिल करने का ये एक शानदार नुस्खा है और साथ ही साथ सदका और खैरात का भी अजर व सवाब मिलेगा। तो ये तो दरअसल सेल लगाने का मौका है, ये तो दरअसल अजर व सवाब को लूटने का मौका है। खुदारा मुसलमान ताजिरों को इस तरफ मुतवज्जह होना चाहिए और हुकूमती डंडे और जबर के बजाय अज खुद हर मुसलमान को तैयार हो जाना चाहिए और इस रमजान के अंदर हम रिकॉर्ड कायम कर दें। जिस तरह हमारी कराची की सड़कों पर अफ्तार के लिए जगह जगह खेमे और कैंप लगाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इस बात का रिकॉर्ड कायम कर दें। खरीदने वाले कस्टमर और ग्राहकों के लिए सहूलतें, आसानियां और चीजों के अंदर सस्तापन पैदा करेंगे। यही इस्लामी तालीमात का बुनियादी तकाजा है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे। हमारी सीखने लायक बड़ी गुफ्तगू है ये। बात तो हो रही थी कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन बात तो ये भी है कि चीज़ें गायब हो जाती हैं। जोड़िया बाज़ार से चीनी गायब हो गई, ये कहानी भी हमने आपको सुनाई। कितने दुख, कितने अफसोस की बात है। चीज़ें महंगी होने की कहानी के साथ साथ जब ये खबर आ जाए कि चीनी ही गायब हो गई है, तो ऐसे में इंतज़ामिया कहाँ है, हुकूमत कहाँ है, वो चीनी बाजियाब कराने वाले कहाँ हैं? क्योंकि अगर आज इस मामले को नहीं देखा जाएगा, ये सिर्फ एक मामला है, ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। अगर रमज़ान से पहले ऐसे मामला रिपोर्ट हो रहे हैं कि चीनी ही गायब हो रही है, तो देखना पड़ेगा और इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी कि कौन है इसके पीछे, कौन करता है ये काम। कि आवाम होते हैं परेशान, दुकानदार भी ज़ाहिर है इस बारे में पिस तो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रोल तो उनका भी रहता है। देखना उनको भी होगा कि कौन है जो आकर ये चीनी की बोरियां जो है वो गायब कर देता है। हाँ, लेकिन हुकूमत वक्त जो है इस हवाले से अब बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव इसलिए भी नज़र आ रही कि कल हमने देखा कि फैसल जावेद जो है वो गुफ्तगू में ये कह रहे थे कि जनाब अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया है कि गन्ने की क्रशिंग से लेके जो आगे तमाम प्रोसेस है उस पर हम खुद अब नज़र रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि खुसूसन चीनी को लेके सट्टेबाज जितने सरगर्म हैं, ये अच्छी बात है कि उनके गिद्ध शिकंजा तंग हो रहा है। ये तो सिर्फ एक चीनी का मामला था, लेकिन अगर हम रमज़ान की जो बुनियादी ज़रूरियात है उनकी बात करें तो उनके हवाले से भी इसी तरह का चेक एंड बैलेंस अगर रखा जाए तो मेरे ख्याल से कि पूरे रमज़ान में आवाम को परेशानी नहीं होगी। फिर वही बात कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुसलमानों का एक ऐसा महीना है जिस
जिसके लिए पूरा साल इंतज़ार किया जाता है, लेकिन जब वो महीना आता है तो फिर हम देखते हैं कि होता क्या, चीज़ें आसमानों पर पहुंच जाती हैं। जब हम बाकी मज़ाहिब के त्योहारों की बात करते हैं और हम यूरोप की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, वहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि उनका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बहुत बेहतरीन है। क्या वहाँ भी नोटिस लिया जाता है महक? ये देखें ना, ये सवालात जो हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है लम्हा फ़िक्रिया हम सब के लिए है कि जब गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों के लिए इस तरह से चीज़ों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनको ऑफ़र्स दी जाती हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि आप अपना ये महीना बहुत ज़्यादा सुकून से गुजार सकते हैं, तो ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों? क्योंकि ईमान का हिस्सा है ये और हमें काम करना होगा। जिस तरह मैं आपने कहा इमरान खान साहब ने फिर नोटिस ले लिया, तो मैं वाकई डर रहा हूँ, चूँकि नोटिस पहले भी आया था, चीनी महंगी हो गई थी। अभी गन्ने की क्रशिंग से लेकर उसके बाद के मामलात को देखा जाएगा तो शायद कोई बेहतरी हो जाए। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जनाब। अभी आपको कराची से खबर देंगे, जिसका इलाका है लियारी खड्डा मार्केट, जहां पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया और एक ज़ख्मी हो गया है। मामला क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कराची का इलाका लियारी खड्डा मार्केट, जहां पर फायरिंग हुई है, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे शाहनवाज ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज बताइएगा, पुलिस ज़रा क्या बता रहे हैं, ज़ख्मी की हालत कैसी है, पता चल सका फायरिंग करने वाले कौन थे? देखिए, ये लियारी का इलाका है खड्डा मार्केट, जहां से कुछ देर कबल ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक हुआ है, जबकि एक शख्स है जख्मी बताया जाता है। हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त जो है इरफान के नाम से कर ली गई है, जबकि जो जख्मी है उसका शिनाख्त जो है अमानुल्लाह के नाम से की गई है। ये फायरिंग जो है एक होटल पे की गई है। पुलिस अफसरान ये बताते हैं कि वाकया इब्तदाई तौर पर जो है वो बच्चे का शख्साना लगता है, ताहम वाकये की तहकीकात की जा रही है और हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि खाली बच्चे ही के लिए फायरिंग की गई है। तो जो फायरिंग से जख्मी हुआ है वो रागी शख्स है जो होटल के करीब से गुजर रहा था, ताहम जो होटल के जो मालिक या काम करने वाला बताया जाता है वो हलाक हुआ है। पुलिस और जाए पर के दायरे पहुंच चुके हैं, वाकये की तफ्तीश की जा रही है। ताहम अब तक ये नहीं पता चल सका है कि फायरिंग करने वाले कितने अफराद थे और उनका मोटिव क्या था। ठीक है, बेहद शुक्रिया शाहनवाज आपका। आगे बढ़ेंगे और मौसम की बात करते हैं। सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के मौसम की बात करेंगे, चूंकि बहुत ज़्यादा बहस हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। वो चाहे टेम्परेचर राइज से मुताल्लिक हो, वो चाहे खुश्क हवाओं से मुताल्लिक हो, वो चाहे हवा में नमी के तनासुब की कमी से मुताल्लिक हो। चूँकि कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए कि मौसम पर बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया। नाक से खून का बहना, होंठ का फट जाना, ऐसे में तबीयत का नासाज हो जाना, ये वो मामलात हैं जो वेदर की वजह से हो रहे हैं। जवाद मेमन इज़ विद अस, गुड मॉर्निंग। ये हो क्या रहा है भाई? ये हीट वेव पे हीट वेव आ रही है। चलें, यहाँ तो हीट वेव है। पहले मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न एरिया से, चूँकि बल्कि नॉर्थ भी नहीं, चले इस्लामाबाद से स्टार्ट कर लेते हैं। चले, हमारे लिए तो नॉर्थ ही है वो भी। इस्लामाबाद से मुताल्लिक कुछ खबरें आई पिछले 3-4 दिनों में कि वहाँ पर खुश्क हवाएँ हैं, नमी का तनासुब कम है, नाक से खून बह रहा है, होंठ फट रहे हैं। ये इन एक्चुअल क्या था, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं वहाँ पे? ये इन एक्चुअल शेप भाई कुछ इस तरीके से था कि हवा में नमी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक हद तक कम हो गई थी। अच्छा। इसकी वजह ये कि हाई प्रेशर सिस्टम था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न ब्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा थी। सही है। और इसी वजह से जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन जो है वो मुश्किल से 8 से 10% तक रह गई थी इन सब इलाकों में कंटिन्यूसली नेक्स्ट। अच्छा, जवाब भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं। एक बार फिर नाज़रीन को बता देते हैं कि मौसम की बात हमें इसलिए आज करनी पड़ रही है और कि आपके इलाके का मौसम कैसा है और कैसा रहेगा, ये ताकि आप ये जान पाएँ। और इसके साथ साथ एहतियात क्या करनी है ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। जहाँ पर भी गर्मी ज़्यादा है, स्पेशली अगर हम बात कर लें साहिली पट्टी की, कराची की, तो यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें पिछले 3 दिनों की, और एक दिन तो यूँ भी हुआ कि 44.5 डिग्रीज टेम्परेचर कराची का गया और इसकी वजह से जाहिर है मामलात बहुत ख़राब हुए। जी जवाद भाई, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। देखिए, इसमें यह था कि तकरीबन जो है वो 3 से 4 दिन कंटिन्यू जो है वो बहुत ही खुश्क और गर्म हवाएं चलती रही उन इलाकों में तो ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत हद तक ड्रॉप हो गई थी, यानी कि 4-5% पे रह गई थी। अब जाहिर सी बात है कि कंटिन्यूसली जो है हमें अगर इतने दिन तक कम ह्यूमिडिटी मिलेगी तो फिर इस तरीके की जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली उन एरियाज़ में ह्यूमिडिटी का लेवल क्या होता है? देखें, उन एरियाज़ में नॉर्मली जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है वो उसी तरीके से होता है, एटलीस्ट 30 से 40% रहता है। 30 से 40 नॉर्मल, और वो हो जाए 4% तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। ऐसा ही पहले कभी ऐसा हुआ? पहले काफ़ी पास में होता रहा है, लेकिन अचानक से जो है वो इतने ज़्यादा दिनों के लिए जो है वो नहीं हुआ। अब सेट है?
अब काफ़ी हद तक सेट है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, बारिशें हो रही हैं उन सब इलाकों में। अच्छा, वैसे जवाब इसकी वजह क्या है कि जो पहले नहीं हुआ और अब एकदम से इतना ज़्यादा हो गया, इसका क्या हम समझे, इसका रीज़न क्या हो सकता है? अगेन जो है ये हाई प्रेशर सिस्टम जो था लास्ट जो हमने डिस्कस किया लास्ट वीक के, जो हाई प्रेशर सिस्टम आ रहा है इसकी वजह से जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बिल्कुल रुक गए। ठीक है, फिर ये जो सीज़न ट्रांजिशन का मौसम होता है जिसमें आप सर्दी से हल्की फुल्की ठंड से जो है खुश्की से जो है वो गर्मी की तरफ मूव कर रहे होते हैं। आइसोबार्स जो है वो बहुत ज़्यादा करीब थे, इसकी वजह से जो है उन इलाकों में खुश्क और गर्म हवाएं जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही थी, यानी कि कुछ इलाकों में ये 60, 70, 75 किलोमीटर तक भी रिकॉर्ड की गई हैं। तो यही वजह थी कि ये बहुत सारे विंड फैक्टर्स थे, बहुत सारे वेदर फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो एकदम से लो हुई और थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए हो गई। अच्छा, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो हमने देखा कि लाहौर की अगर हम मिसाल लें कि लाहौर में इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़या देखने में आए कि आपके होंठ खुश्क हो रहे हैं या आपकी नाक से खून आ रहा है, तो वहाँ पर गर्मी ना होने पर गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं, ये क्या है? देखिए अगेन गर्म और खुश्क हवाएं जो होती हैं वो एक तो अपने साथ जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट लेके आ रही थी, नॉर्थ की तरफ से चल रही थी, तो अफगानिस्तान रीजन की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा मट्टी और ये सारी चीज़ें आ रही थी। फिर अगेन जब ह्यूमिडिटी लो हुई और सीज़न ट्रांजिशन था तो उसने फिर बहुत सारे लोगों को इस तरीके से इफेक्ट करना शुरू कर दिया। ये नॉर्मली होता ये है कि 1 का 2-3 दिन के लिए होता है, लेकिन इस दफ़ा ये 4-5 दिन तक एक्सटेंड कर दिया, इंक्लूडिंग कराची रीजन में भी, जहाँ पे आपको पता है सी फेसिंग रीजन है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी नॉर्मली जो है वो 40-50% तो रहती है। कल जो है वो 80+ थी, लेकिन अगेन जब ये हाई प्रेशर सिस्टम था तो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी जो है वो लिटरली 2 से 3% तक ड्रॉप हो गई थी। इवन के सी फेसिंग एरियाज़ में भी, क्लिफ्टन डिफेंस जहाँ हमारा वेदर स्टेशन लगा हुआ है वहाँ पे कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन तक जो है वो लेस देन 10% थी सी फेसिंग एरिया। हालांकि नॉर्मली जिस तरह आप बताएं कराची में तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और यही वजह थी कि जो मामला इस्लामाबाद और केपी के कुछ इलाकों में हमें रिपोर्ट हुए, वही मामला इसलिए रिपोर्ट यहाँ पे चूँकि यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ड्रॉप हो गया था। आप कह रहे 3 से 4% हो गया, 3 से 4% कंटिन्यूसली। इवन कि हमारा जो केमारी का स्टेशन था जो बिल्कुल समंदर के करीब है वो भी जो है 2 से 3 दिन जो है वो लेस देन 10% पे था। 2-3 दिन कंटिन्यूसली वो भी बिल्कुल समंदर के साथ, जबकि कराची वालों को आपको पता है कि हमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहने में जो है वो हमारी आदत है हमारी। तो अचानक से जब सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन है कि नॉर्मल काफ़ी हद तक जो है वेदर अब नॉर्मल हो गया है। अच्छा। कल जो है वो हीट वेव जो परसों जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई थी। कल काफ़ी अच्छा मौसम था तकरीबन। अच्छा तो खैर नहीं था, पहले से बेहतर कह लेते हैं। पहले से बेहतर था, लेकिन 33-34 कराची के लिए अगर लास्ट वीक से कंपेयर किया जाए, 44 से अगर आप 34 पे आएँ तो फिर थोड़ा सा बेहतर, काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखते हैं। इवन के लास्ट हीट वेव में भी आपने देखा कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके थे कायम पाकिस्तान के टाइम से। 1947 में जो रिकॉर्ड हुआ था अप्रैल के महीने के हिसाब से, लेकिन 2 से 3 दिन और हैं। इसके बाद 3 से 4 दिन के बाद जो है एक और मॉडरेट हीट वेव, जो आपको याद होगा हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि रमज़ान के थोड़ा सा डेट्स में फ़र्क आया कि ये अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल रमज़ान के स्टार्टिंग में आ रही है, लेकिन शायद पहले दूसरे रोज़े तक जो है वो 37-38 डिग्री तक 39 डिग्री तक रहेगा, उसके बाद ईज़ ऑफ हो जाएगी। चलें, ये तो हो गया ना कराची। अगर हम बात कर लें पंजाब के मैदानी इलाके, वहाँ पर क्या सूरत हाल होने वाली, कोई बारिश का इम्कान है? बिल्कुल, पंजाब के मैदानी इलाकों के लिए स्पेशली जो किसान भाई देख रहे हैं जिनकी गंदम की फसल इस वक्त तैयार खड़ी है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कल से जो है इसने इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। और किसान भाइयों के लिए अलर्ट ये है कि इस सिस्टम में जो है वो काफ़ी आंधी तूफ़ान इस तरीके की चीज़ें हैं, तेज़ हवाओं की फसल काट लें। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जाहिर सी बात इतना बड़ा इलाका है, आप उसे इतनी ज़्यादा प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, खुला रीजन है, तो उसमें ज़ालाबारी आंधी वगैरह ज़्यादा तेज़ हवाओं से जो है फसलों को नुकसान होने का खदशा है। फिर ये सजेशन है कि मैक्सिमम कोशिश करें कि फसलों को काट लिया जाए, जो तैयार फसलें हैं उनका इंतज़ार फिर मज़ीद ना किया जाए वरना नुकसान हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी है तो उन्हें जो है वो जाहिर सी बात है नुकसान से बचा सकते हैं। तो 1-2 दिन पहले का अलर्ट है, ये 1-2 दिन पहले भी अलर्ट आ चुका है कि उन इलाकों में जो है थोड़ा सा सीवियर वेदर होने वाला है। आइसोलेटेड एरियाज़ में होगा, लेकिन जाहिर सी बात है फसलें क्योंकि बिल्कुल इस वक्त तैयार खड़ी हैं तो उसे जो है उसके ऊपर पहले से वर्क कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम या वेदर सिवेरिटी जो कि मैदानी इलाकों के लिए इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, क्या पाकिस्तान के किसी और रीजन के लिए भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये सिस्टम जो है ये पंजाब और अगेन नॉर्दर्न एरियाज़ तक फ़िलहाल है,
कोयटा के कुछ रीजन में, बलूचिस्तान के कुछ रीजन में भी जो है वो इस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं, हेल स्टॉर्म वगैरह, तेज़ आंधी वगैरह। तो ये सारा जो बेल्ट है इस वक्त इफेक्टेड है इस रीजन में। सिंध जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो उसमें क्लियर रहेगा फ़िलहाल। ओके, चलें जवाब भी थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और मौसम के हाल से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, सिंध ही की बात करते हैं। बदल रहा है मौसम भी, लेकिन बदल रहा है कुछ और भी। हालात बदल रहे हैं तालीम के मैदान में। मयारी तालीम की सहूलियात अब हो रही हैं आम। USAID के ताउन से सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, दादू, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और कश्मीर में बनने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स में मुल्क और कौम का रोशन मुस्तकबिल परवान चढ़ रहा है। फराह रब्बानी ने रिपोर्ट तैयार किया, आपको दिखाते हैं। तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है और उनको तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंबर शहदाद कोट के एक स्कूल में। बिल्डिंग की हालत की अगर बात की जाए तो इंतहाई खस्ता हाल ये इमारत है, क्योंकि जब सैलाब आया कुछ साल पहले तो उसके बाद ये बिल्डिंग खस्ता हाल हो गई, ख़राब हो गई और इस काबिल नहीं रही कि यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर सकें। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस इलाके के बच्चों की किस्मत बदल गई, उन्होंने तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्डिंग और यहाँ पर बच्चे तालीम कैसे हासिल करते होंगे, तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक ऐसा जादू हुआ कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चों की किस्मत ही बदल गई। और वो कैसे बदली हम आपको दिखाते हैं। तमाम ज़रूरी सहूलियात से आरास्ता, ज़लज़ला प्रूफ इमारतें, मयारी तालीम, जदीद लेबॉरेटरीज, लाइब्रेरीज और सेहतमंदाना हम निसाबी सरगर्मियाँ। सैलाब से तबाह हाल पसमानदा इलाकों में दरसो तदरीस का अब नया ही दौर है। हुकूमत सिंध और USAID ने मिल के वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए जहां ये तबाही आई। स्कूलों को दोबारा से तामीर करने का सिलसिला शुरू किया गया। $159 मिलियन USAID ने कंट्रीब्यूट किया और इसमें $10 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कंट्रीब्यूशन है। हालात बदले तो सोच बदली और इस बड़ी तब्दीली में असातिज़ा का भी अहम किरदार है। यही पेरेंट्स सोचते थे कि बच्चों को भेज के क्या करेंगे, वो घर में रहें, सिलाई कढ़ाई कर लें और जो है वो खाना पकाना सीख लें, यही इनफ है। और छोटी उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। अब ये है कि उनका माइंडसेट चेंज हुआ है और वो ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। बहुत ही मुश्किलात थे जब हम उस स्कूल में पढ़ते थे, वो इमारत बिल्कुल टूट चुकी थी। जबकि हम पढ़ते थे तो फिर भी बच्चे डर डर के पढ़ते थे कि कहीं कोई छत ना गिर जाए, कहीं हम उनके नीचे ना आ जाए, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स भी बहुत कम ही आने लगते थे। तालिबात को हुसूल इल्म का अब जुनून की हद तक शौक। मुझे स्कूल आना अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ और मुझे यहाँ पर पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। और पहले ये कहा जाता था कि लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती। स्कूल बनाया गया तो यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ थी, इसलिए लड़कियों को भी यहाँ पढ़ने की इजाज़त दी। और सर्जन ने बहुत कोशिश की थी, वो एक एक गाँव में गए भी थे। हमारे टीचर्स हमारे गाँव आए थे और उन्होंने हमारे सब वालिदैन को बताया कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और आप अपनी बेटियों को भेजो। और अब से जब से हमारे स्कूल ये शुरू हुआ है तब से सब मेरी दोस्तें और मैं आ रही हैं। सिंध में दर्सगाहों की बदलती किस्मत मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद से कम नहीं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ फराह रब्बानी, समा, नसीराबाद, सिंध। कोविड से पहले इमरजेंसी सूरत हाल में वहाँ जाने वाली डॉक्टर फातिमा मीर ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अब उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ क्या हालात थे जो वो इस वक्त हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थोड़ा शेयर कीजिएगा। ज़रा ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट एक तरफ, लेकिन आपने तो विज़िट भी किया वो इलाका, वहाँ लोगों से गुफ्तगू भी हुई होगी, वहाँ का माहौल भी आपने देखा होगा। प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा कि मामलात क्या थे। और उसके साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस भी करा दूँ, नुसरत सारा अब्बासी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर फातिमा प्लीज़ पहले आप शेयर कीजिएगा जो आपकी ऑब्जर्वेशन रही उस इलाके से मुताल्लिक। वो जो वक्त था वो था अप्रैल 2019 और अप्रैल 2019 में उस वक्त जब नई आउटब्रेक रिपोर्ट हुई थी, मीडिया से हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें इनवाइट किया था। हम एकेडमिशियंस हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी में मैं होती हूँ, लेकिन डाउ यूनिवर्सिटी, इंडस हॉस्पिटल, मल्टीपल जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थी विद इन कराची और साथ में जो UN एजेंसीज थी जो बच्चों के साथ काम करती हैं जैसे WHO, यूनिसेफ, UNAIDS जी, एक मल्टी सेक्टर ग्रुप असेंबल किया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। सो एनीवेज जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे लाड़काना में तो एक पैनिक और एक हिस्टेरिया की सिचुएशन थी, लोग बेइंतहा डरे हुए थे।
क्लिनिकल सर्विस बच्चों के लिए जिनको HIV है नहीं थी, क्योंकि लाड़काना में उससे पहले सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन में जो बड़े 19 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें HIV ज़्यादा थी और एक एडल्ट सेंटर था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची थी, हमारा सबसे पहली अर्जेंसी, इससे पहले कि हम ये भी पता करें कि ये आउटब्रेक क्यों हुआ था, ये था कि हम उन बच्चों के लिए ट्रीटमेंट सर्विस क्रिएट करें। सो फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मिलके, मैं अकेली नहीं, हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट सर्विस चलाई जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मैच्योर होती रही है। लेकिन एज अ इन्वेस्टिगेटर आल खान यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट के साथ मिलके एक केस कंट्रोल स्टडी की जो कि 2019 के आखिर में ख़त्म हुई, और उससे हमें ये पता चला कि मेन रीज़न लैक ऑफ इंजेक्शन सेफ्टी और लैक ऑफ ब्लड सेफ्टी है। और ये एक प्रॉब्लम है जो कि ना सिर्फ सिंध में पूरे पाकिस्तान में है, और बच्चे पूरे पाकिस्तान में वल्नरेबल हैं। लाड़काना में ज़रा इसलिए उमड़ के आए हैं क्योंकि लाड़काना में प्री एग्जिस्टिंग सर्कुलेशन ऑफ वायरस था। अच्छा, तो डॉक्टर साहबा ये आप 2019 की हमसे बात शेयर कर रही हैं, लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो अभी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वहाँ पर कुछ इमरजेंसी के तौर पे कोई हालात बेहतर हुए हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, या जिस चीज़ का बता रही हैं कि इन चीज़ों की कमी है उस कमी को पूरा किया गया है? सच्ची बात यह है कि गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स थी, और बाय द एंड ऑफ 2019 मल्टीपल पार्टनर्स की मदद से, यूनिसेफ की मदद से, यूएनएड्स की मदद से, WHO की मदद से, और गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत थी कि उसने ट्रांसपेरेंसी दिखाई, अपना डेटा शेयर किया, लोगों की बहुत सी बातें भी सुनी, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी कमिटमेंट थी कि वो आगे बढ़े। और 2019 तक हम काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे। कोई 1100 बच्चे जो थे उनमें से एटलीस्ट 95% ट्रीटमेंट पे चले गए हुए थे। अच्छा। लेकिन आपको पता है सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोविड ने बहुत सी एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ सिस्टम्स की रिसोर्सेज और उनके टाइम और उनकी एनर्जी को हाईजैक किया। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि कोविड एकदम से जब मार्च 2020 में निकला तो बहुत से हेल्थ सिस्टम्स हिल गए। टीबी का प्रोग्राम हिला, HIV का प्रोग्राम हिला, हेपेटाइटिस B and C का प्रोग्राम हिला, और इन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की एनर्जी जो है वो पैंडेमिक को एड्रेस करने में लग गई। तो आई डोंट थिंक कि HIV में जो स्लोनेस, खासतौर पे इन्फेक्शन कंट्रोल को एड्रेस करने में जो स्लोनेस आई है वो प्योरली नालायकी की वजह से आई है। इट्स जस्ट बिकॉज अनदर डिजास्टर हैपेंड। अच्छा, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नुसरत साहब, बासी साहिबा, गुफ्तगू आपने भी सुनी डॉक्टर साहिबा की, जो हालात 2019 में रिपोर्ट भी किए जा रहे हैं। दोबारा बहस इसलिए हो रही है चूँकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आती है और उस पर इसलिए दोबारा से डिस्कशन हो रही है। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहिबा ने तो कहा कि ये शायद इंतज़ामी गफलत नहीं है, वो एक स्पेस दे रही हैं हुकूमत को, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब हुकूमत सिंध से हम बात करते हैं और स्पेशली हेल्थ फैसिलिटीज़ से मुतालिक सवाल करते हैं, तो ये बात तो वो ज़रूर कहते हैं कि हमने कोरोना को काबू करने में बड़ा अच्छा काम किया, हमारे स्मार्ट स्टेप्स थे, वी मूव्ड इन अ राइट डायरेक्शन। लेकिन जब ऐसे मामलात पर बात होती है तो नज़र आता है कि फिर हुआ क्या, हेल्थ फैसिलिटीज़ में माजी में क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ तो पीपल्स पार्टी ही रही है माजी में, तो क्या करती आई है कि ऐसे मामलात इस हद तक बढ़े हैं? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा, और डॉक्टर साहिबा की भी मैंने पूरी गुफ्तगू सुनी। हकीकत यही है कि ख़ास तौर पर उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान का बताया, और पूरी दुनिया में एड्स के हवाले से जो है एक बीमारी, एक उससे कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं, लेकिन हमारा पाकिस्तान और फिर सूबा सिंध, और फिर आपको पता है कि हम ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सूबा सिंध की वजह से मशहूर हो चुके हैं दुनिया में। ख़ास तौर पर अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे लिए कॉलम लिखा जाए और उसमें हमारी तारीफ़ नहीं की जाए, उसमें हमारे लिए बाकायदा लिखा जाए कि लाड़काना एक ऐसा शहर है जहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद दफन हैं, अब वो बात जिक्र नहीं होता। अब जिक्र ये होता है कि वहाँ इस कदर बुरे हालात हैं, और ख़ास तौर पर एड्स के हवाले से जब बात होती है तो आपने भी खुद सुना और आपने खुद इस पर रिसर्च की होगी, पढ़ा होगा कि किस कदर हॉरिबल कंडीशन है वहाँ। यकीन माने
बच्चों में खौफ एक पैदा हो चुका है, दहशत, क्योंकि अब तो बच्चों को भी पता हो गया वहाँ के रत्तो दोरों के देहातों में जहाँ जहाँ ये एड्स अब तो पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये माँ बाप के ज़रिए मुंतकिल होना, सिरिंज के ज़रिए, माँ बाप के ज़रिए, प्रेगनेंसी के ज़रिए, डिलीवरी के ज़रिए, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन अब तो माँ बाप को तो है ही नहीं पॉजिटिव, लेकिन बच्चों को पॉजिटिव है। अरे भाई फिर बच्चों को कैसे हो गया? तो बच्चों को ऐसे हुआ कि जब सारी वो रिसर्च हुई, तहकीकात हुई, तो पता चला कि वहाँ कोई डॉक्टर, अताई डॉक्टर्स तो आपको पता है माशाल्लाह हम इसमें बाबरकत हैं, अल्लाह का शुक्र है, हर शहर हर गांव गोट में अताई डॉक्टर्स की बड़ी अच्छी कमाई हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो वो जो अताई डॉक्टर्स हैं वो किस तरीके से एक ही सिरिंज को यूज़ करते हैं। और गाँव में एक कॉन्सेप्ट है, गांव में ये है कि टैबलेट खाने से भागते हैं, सिरप पीने से भागते हैं, एक ड्रिप लगा दो, एक इंजेक्शन लगा दो, जल्दी आराम आ जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं डॉक्टर्स। फ़ौरन एक ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन। और जो वो एक रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, एक मुजफ्फर घांगरो डॉक्टर, जिसका ऐसे तो बहुत घांगरो टाइप डॉक्टर्स हर जगह हैं, लेकिन उस डॉक्टर को जब पकड़ हुई तो पता चला वो एक ही इंजेक्शन से सारे बच्चों को वही यूज़ कर रहा है और वही बच्चों को मुंतकिल हो रहा है। खुदा की पनाह, यानी खुदा का खौफ नहीं है, डर नहीं है कि उस डॉक्टर को तो पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं ऐसा गलत काम कर रहा हूँ जिससे ये सारी हमारे बच्चों में ये खतरनाक बीमारी फैल रही है। बिल्कुल नौसर साहिबा, ये एक गफलत ज़रूर हुई, लेकिन मुझे इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि जब बात होती है हुकूमत की और इंतजामिया की, ऐसे में अगर मामला इस तरह से सामने आ जाए कि यूएनडीपी जो फंड्स है वो जो फंड्स जो भी इंटरनेशनल फंड्स हैं वो यूएनडीपी और प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए इस्तेमाल किए जाएंगे, इसका मतलब तो ये होता है कि वो हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहे। इसका मतलब है हुकूमत ने कुछ ऐसा काम किया, कुछ ऐसी गफलत दिखाई कि आलमी इदारे या जो भी फंड दे रहे हैं वो एतबार नहीं कर रहे हुकूमत पर। वो कहते हैं यूएनडीपी खर्च करेगा, प्राइवेट सेक्टर खर्च करेगा। व्हाट डज दैट शोज? मैं वही तो कह रही हूँ आपको, यही तो सबसे बड़ा मसला है ना हमारा, कि यहाँ हर सेक्टर में हर जगह करप्शन का इस कदर बाज़ार गर्म है। और ये चीज़ अब छुपी नहीं है कि बाहर के इदारे, बाहर की जो जितनी भी NGOs जो भी हमारे यहाँ काम करना चाहती हैं, अब वो डर गई हैं। सिंध में ख़ास तौर पर उनको पता है कि अगर हम ये फ़ंड्स देते हैं तो ये फ़ंड्स सही तरह यूटिलाइज़ होते नहीं हैं। ना होने की वजह यही होती है कि वो ऊपरी लेवल पर खर्च हो जाए। अब मुझे ये बताइए कि बिलावल जरदारी साहब चीख कर सारी दुनिया को बता रहे होते हैं कि सिंध तरक्की की राह पर, सेहत में हमने सबसे आगे। कहाँ आगे? क्या पूरी सिंध में मुझे बताया कि रत्तो देरों के उन छोटे छोटे मासूम 2-2, 3-3 सालों के बच्चों को दिल का मर्ज है कि आप हर जगह NICVD का प्रचार करते फिरते। यहाँ पर और भी बीमारियां, और आपको पता है कि गांव गोठों में सबसे ज्यादा पानी का मसला होता है। गंदा पानी पीने से 1000 किस्म की बीमारियां आ जाती हैं, जिल्द की बीमारियां आ जाती हैं। जैसे बड़े शहर में भी ये मेजर मसला ही है। जब हम बात करते हैं सिंध गवर्नमेंट की तो फिर हम देखते हैं कि अद्दी जो है वो भी तो बैठी हुई है ना, और वो तो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं। आप रुकने सूबाई असम्बली हैं, आप ये मामला क्या असम्बली में उठाएंगी? इस पर कोई बातचीत होगी? हम ये देखें। देखिए जी, बात करने के लिए आपको पता तो है कि बात करने के लिए किस कदर वहाँ हम बेचैन होते हैं, और ख़ास तौर पर मेरा तो आपको पता है कि बहुत कोशिश की जाती है, और भी अपोजिशन के मेंबर्स हैं, क्योंकि कराची से कश्मीर तक जिस कदर हालात हैं उस हालात को देखते हुए इजलास का होना और इजलास में अहम इश्यूज़ पर बात ना होना, ये हमारा सबसे बड़ा ये अलमिया है। अहम इश्यूज़ पर बात ना होना ये आपकी तकलीफ है। वाकई अहम मसले हैं, इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह के पेंडेमिक, इस पर बात होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए। नहीं दी जाए बात करने बिल्कुल की, बिल्कुल तो आपको इजाजत होनी चाहिए ताकि आप इस पर बात कर सकें, बिकॉज आप बड़ी वोकल हैं इस मामले में, आप हर अहम मामला उठाती हैं। नुसरत साहिबा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप। और डॉक्टर साहिबा का बेहद शुक्रिया, आपने भी इससे मुताल्लिक गुफ्तगू की। फ़ौरन से हमें एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर एक और अहम सेगमेंट है हमारे पास, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम सब क्या करते हैं, हम बचपन से एक काम करते आ रहे हैं, एक चीज़ जो है वो हम पीते आ रहे हैं। मैं बिल्कुल फीडर की बात नहीं कर रही, मैं रूह अफ़ज़ा की बात कर रही हूँ। फीडर में डाल के पी लेते हैं। हाँ फीडर, देखें ये देखें, ये इन्होंने बचपन में ये काम नहीं, मैं अब भी बच्चों को डाल के देता हूँ, इसलिए मुझे पता है। ये देखें, ये भी ये काम कर चुके हैं, बहुत सारे वालिदैन ये काम करते हैं जनाब। लेकिन जो बड़े हैं उन्हें रूह अफ़ज़ा पीने का मज़ा कब आता है? जब रमज़ानुल मुबारक आता है। तो बस हम कहते हैं इफ्तारी में ठंडा ठा रूह अफ़ज़ा हो, या तो दूध रूह अफ़ज़ा हो, या फिर बस रूह अफ़ज़ा का गिलास सामने
सामने हो, और अगर इफ्तार पर ये शरबत ना हो तो कुछ कमी सी महसूस होती है कि दस्तरखान आपका कंप्लीट नहीं है। इसे हर टेबल की शान भी कहा जाता है। अभी रूह अफ़ज़ा की ताज़ा तरीन कैंपेन ज़िंदगी मुबारक आप लोग देख रहे होंगे, अभी हम चलाएंगे भी। तकरीबन पिछले 3 माह से ये कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में बहुत ही प्यारा मैसेज दिया गया है, वो ये है कि ज़िंदगी मुबारक है, मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें। मैंने तो गाना सुन लिया था ब्रेक में, आपको क्या लगा कि आप क्या मैसेज था इसमें? खुशियाँ बांट रहे हैं, अच्छे लम्हात शेयर कर रहे हैं, मुस्कुराहटें बांट रहे हैं, और ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना है कैसे, ये उसमें जो मैं समझ पाया बात यही ज़िंदगी है ना, यही तो ज़िंदगी है। खुशियाँ बांटने का नाम है ज़िंदगी। और ऐसे में अगर एक ठंडा सा रूह अफ़ज़ा का ग्लास हो आपके साथ तो खुशी हो जाती है। वैसे भी कराची जैसे मौसम में जब गर्मी, बहुत गर्मी और अन्य गर्मी, यही 3 मौसम यहाँ पर होते हैं, रूह अफ़ज़ा पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। बाद में पिलाएंगे, ज़रा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए फिर। लेकिन अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ के डेप्यूटी डायरेक्टर ब्रांड एंड मार्केटिंग शहरियार पाशा और ज़िंदगी मुबारक गाने वाले इंतहाई टैलेंटेड सिंगर कुमैल अनम ने हमें लेकिन इनसे बात करने से पहले, चूंकि हम बात करें ज़िंदगी मुबारक इस कैंपेन की, तो गाना आपको सुनाते हैं। तो जनाब, इंतहाई खूबसूरत गाना, और ये हकीकत है कि ज़िंदगी की कहानी कितनी है हमें नहीं पता, अगला लम्हा हमारे लिए क्या है। तो जनाब, इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद है, शहरियार पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कुमैल, आपकी आवाज़ माशाल्लाह, क्या गाते हैं आप, ज़बरदस्त। अच्छा शहरियार, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, मुझे बताएं कि आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं या सिर्फ कहते हैं कि बाकी लोग पी लें, मैंने नहीं पीना? सिर्फ बेचने में फोकस है। नहीं, मैं बहुत शौक से पीता हूँ, बल्कि रूह अफ़ज़ा लीमू के साथ मेरा पसंदीदा तरीन है, और रूह अफ़ज़ा शेक जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं जब ज़्यादा पीना शुरू कर देता हूँ रूह अफ़ज़ा, तो मेरी बेगम कहती है कि आप क्यों इतना पी रहे हैं, केमिकल्स होते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ नहीं, इसमें तो कुदरती जड़ी बूटियाँ होती है, मैं ठीक हूँ या मेरी बेगम ठीक है? आप बिल्कुल ठीक है, 100% नेचुरल है। क्या वो गलत कह रही है? मेरी बेगम गलत कह दिया आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी सारी स्टोरीज हम देख रहे हैं कि इतने इमोशनल इसके अंदर लम्हात भी आपने दिखाए हैं, ये क्रिएटिव एजेंसी का काम होता है या फिर कुछ अपनी भी जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंस से? क्योंकि ये ज़िंदगी मुबारक मैसेज देना एक बड़ी बात है कि आप लोगों को पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं कि जनाब आपकी ज़िंदगी कितनी है, कुछ नहीं पता, बस खुशियाँ बांटे आप। जी हाँ, हमारे साथ हमारी पार्टनर ब्लेड एडवर्टाइजिंग थी, और ब्लेड्स के साथ मिलके ये जो है पूरा टीम वर्क था, जो हमने ये आइडिया सोचा है। लोगों की तवक्कात होती हैं, उनकी तवक्कात बताती हैं कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो ज़िंदगी मुबारक हम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इस दफ़ा हम कुछ जिस तरह से ब्रांड का ग्रैंडियर चाहते थे कुछ बड़ा करें। हाँ। तो कुछ बड़ा करने के लिए फिर हमने ये गाना सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पसंद किया जा रहा है। और जब ये गाना सोचा, फिर कॉन्टेक्ट हुआ आपसे, तो अब कुमैल मुझे आप बताएंगे कैसा महसूस हुआ? ज़ाहिर है हम सब की एज से बहुत बड़ा है ये ब्रांड, तो फिर जब आपसे कांटेक्ट हुआ तो कैसा महसूस हुआ? फिर आपने क्या बस फ़ौरन से कहा ओके आई एम गुड टू गो? एट फर्स्ट तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये किस किस्म का लाइक एडवर्टाइजमेंट होगा। मुझे लगा कि एक नॉर्मल जिंगल की तरह होगा, बट जब मैं रूह अफ़ज़ा की टीम से मिला और उन्होंने मुझे गाना सुनाया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो या और साथ साथ जब हम शूट कर रहे थे तो और मज़ा आया। लेकिन उससे पहले अब्बू से भी बात हुई, खालिद अनम साहब से? नहीं, उनको मैंने जब सब हो गया एंड में शूट वगैरह हो गया और जब ये कैंपेन आई तब उन्होंने सुनी और उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे बताएंगे कि आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं या सिर्फ ऐड के लिए आपने? मैं रूह अफ़ज़ा तो वैसे हर चीज़ के साथ पी लेता हूँ। अच्छा, मगर चाय के साथ पी लेते हैं? नहीं, चाय तो मैं वैसे ही नहीं पीता। तो मगर स्पेशली मुझे दूध के साथ पसंद है। ओके, ठंडा ठाठ दूध, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा एनर्जी आ वो वैसे आ जाती है। आपको कैसा पसंद है? फ्रूट्स में डाल के, आइसक्रीम में डाल के, कैसे? नहीं, मुझे वो पसंद है जो अभी ना बताया नींबू पानी में ना, वो उसका टेस्ट ही मज़ेदार सा हो जाता है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं सर कि जैसे मैंने कुमैल से भी कहा कि एक बड़ा ब्रांड होना, हम सब की एज से बहुत बड़ा ये ब्रांड है, पाकिस्तान बनने से पहले का ज़ाहिर है ये ब्रांड है। इतने पुराने ब्रांड के साथ काम करना है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कब से आप वाबस्ता भी हैं और कितना अच्छा महसूस होता है पुराना ब्रांड? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए और इस ब्रांड पे काम करते हुए, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये बिज़नेस से ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि लोगों की तवक्कात से जो है हमें पता चलता है कि वो मज़ीद क्या चाह रहे हैं। और जिस तरह से रूह अफ़ज़ा
ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में लेकर गया है, तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारी कोशिश होती है कि बेहतर तरीके से काम करें, क्वालिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी दें, और जो इसका टेस्ट है और जो इसकी फ्रेशनेस है वो उसी तरह से कायम रहे जिस तरह से लोगों की डिमांड है। अच्छा शहरियार, मुझे ये बताएं कि आपने कहा पाकिस्तान से बाहर भी नाम इसका रोशन किया, जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो ये पाकिस्तान से बाहर कितने ममालिक में जाता है और कितने ममालिक में पसंद किया जाता है? ये 32 से ज़ायद ममालिक में जाता है। वहाँ पे इसकी इतनी डिमांड है कि हमें वहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर खुद रखे हुए हैं। अदरवाइज इन ममालिक के अलावा भी कई ममालिक है जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दूसरे तरीक़ों से पहुँच रहा है। ये बताएं मुझे कि पाकिस्तान के बाद ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी? यूएई में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं कि जिंगल्स में नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ब्रांड का नाम होता है। इवन अगर हम अपने शो की बात भी करें या किसी और शो की बात करें तो कोशिश ये होता है कि जिंगल अगर बन रहा हो तो उसमें उस शो का नाम हो या एंकर्स का, इस तरह। लेकिन इसमें रूह अफ़ज़ा का नाम नहीं है, इसमें हमदर्द का नाम नहीं है, इसमें ज़िंदगी मुबारक है। सही। व्हाई इज़ दैट सो? हाँ, हमारी कोशिश ये थी कि ब्रांड का नाम हैमर करने से ज़्यादा हम एक पॉजिटिव मैसेज दें। ब्यूटीफुल। जी हाँ, और उस मैसेज को देने के लिए फिर हमने ब्रांड को थोड़ी देर के लिए पीछे रखा और उस मैसेज को आगे लेकर आए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कितने इवेंट्स होते हैं, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहते हैं, लेकिन इन सब की जो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ज़िंदगी खुद एक है, जान है ना? जो बिल्कुल जान है, तो उसकी मुबारकबाद सबसे ज़्यादा बनती है। तो हमारा मैसेज इसके अंदर यही था कि किस तरीके से आप अपने लम्हों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी खुशियों के अंदर रूह अफ़ज़ा को शामिल करके और रंग भर सकते हैं। ज़बरदस्त। और अच्छा, ये महक, चूँकि शूटिंग में आप लोग नथिया गली भी गए? जी हाँ, बिल्कुल गए। तो ये मुझे बताएं, ये बर्फ़ीले इलाकों में, ठंडे इलाकों में भी रूह अफ़ज़ा की उतनी ही डिमांड होती है जितनी कराची और लाहौर में होती है? बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, ये एक ख़ुसूसियत इसकी ये है कि ठंडे मशरूबात के अलावा ये गर्म मशरूबात में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। दूध के साथ आप पीते रहे होंगे। इसके अलावा कश्मीरी चाय के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। ये नई बात है? जी हाँ, कश्मीरी चाय में। और आपको हैरानगी होगी कि हमने बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार की हैं जिसके अंदर खाने में भी हमने इसको इस्तेमाल किया और डिफरेंट ड्रिंक्स के अंदर भी, डेजर्ट्स के अलावा भी। बिल्कुल। तो हमारा सोशल मीडिया का जो पेज है रूह अफ़ज़ा पी के, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। क्या बात है। नई रेसिपी अगर आपने कोई जाननी है तो आप उस पेज पर जाइए। खाने पकाने का बहुत शौक है ना आपकी बेगम वो गई मैं, वो जाए और जाकर फौरन से विजिट करें। वो खुद से कोई ना कोई टोटका कर लेगी इसके साथ। कुमैल, अब मुझे बताएं, हमारे असल में जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अब उसमें बहुत सारी डिशेस ऐसी भी आ गई हैं जिसमें थोड़ा सा हमें खट्टा मीठा जो है वो मिक्स होता है। तो रूह अफ़ज़ा का जो टेस्ट है वो एक ख़ास एरोमा के साथ है, तो वो टेस्ट उसके अंदर एक ख़ास फ्लेवर जो है वो ऐड कर देता है, वो डिश जो है और ज़्यादा मज़ेदार। क्या बात है जनाब। अब कुमैल मुझे बताएं, ये नहीं सोचा आपने कि अच्छा, नॉर्मली ज़्यादा यंगस्टर्स होते हैं रॉक या पॉप या इस तरह की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन लिरिक्स पे बड़ा ध्यान सोचते हैं कि अच्छा लिरिक्स ज़रा डिफरेंट होने चाहिए। ये ज़रा ठीक है, मैसेज पॉजिटिविटी अपनी जगह। आपने नहीं सोचा कि नहीं मेरे टाइप का नहीं है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट? नहीं, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। अच्छा, आपका टाइप का है। इस किस्म का जॉनरा बहुत दैट मच काम एंड कंपोज्ड म्यूजिक। जी बिल्कुल। और ये इस किस्म का जॉनरा ऑफ म्यूजिक मुझे बहुत पसंद भी है। और ऑब्वियसली इतना बड़ा ब्रांड है और हम सबके दिलों के इतना करीब है, तो आई डिडंट इवन थिंक ट्वाइस, मैंने फौरन ही। ओके, अब आ जाए शूटिंग पे। बिल्कुल। कहाँ गए? नथिया गली तो मैंने पूछ लिया था पहले ब्रेक में आपसे। जी। उसके अलावा किधर गए? कराची में ही ज़्यादातर हमारा शूट हुआ था। ओके। मगर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और एक तरीके से कहाँ पर रहे थे आप? बिल्कुल। एक्चुअली इससे पहले मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा। आप इमेजिन करें कराची में रहे आप पूरी ज़िंदगी और आपको -8 में ऊपर भेज बंदा वैसे ही जाओ बेटा गाँव जाके। और जब हम शूट कर रहे थे तो ऑब्वियसली एक सर्टेन हमें अटायर पहनना था, उसमें ना ग्लव्स थे ना सॉक्स, उस लेवल मतलब कोई थर्मल वगैरह भी नहीं पहना था। छत पे बिठा के आपको गिटार बजा ये जुल्म कराया ना आपने। हाथ कांप रहे थे या हाथ फ्रीज हो गए थे? तो फील ही नहीं हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस अब ये गिर साथ नहीं है। साथ नहीं है। तो आपने कहा नहीं भाईजान कितने ले आए? नहीं, बस अब हमने कहा कि अब छत पे आ गए तो अब एंजॉय करें। बिल्कुल। जब पार करें या पार करें। जब आप अपनी किसी ऐसी ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं कि जो आपको पसंद भी हो, तो फिर उसके अंदर जो है इस तरह की कुर्बानियां भी दी जाती हैं और एनर्जी भी आ जाती है। और फिर हमने वहाँ पे रूह अफ़ज़ा के जरिए भी इनको एनर्जी दी है। क्या बात। अब मुझे बताएं, यहाँ तो देखें, यहाँ तो आपके हाथ फ्रीज भी नहीं होंगे ना? जी, आराम से गा लेंगे। आराम से गा लेंगे, थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, जिंदगी मुबारक थोड़ा सा सुनते हैं। कहाँ से चले हम कहाँ तक आ गए, ये कितनी पुरानी कहानी है, कुछ पता नहीं ये छोटा
सा दिल है, बड़े से ख्वाब हैं, क्या करना है आगे पता तो है कि दुनिया ये फानी है। मुस्कुराहटे बिखेरो, खुशियाँ समेटो, उदासी के कान को मरोड़ो, अपने दिल में नफरतें न छोड़ो, अपनों से मुंह न मोड़ो, नेमत बटोरो। जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो तुमको, हम सबको। सुमेल, थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत आपने गुनगुनाया और साथ ही गिटार भी हमारे लिए थोड़ा सा बजाया। अब मुझे लगता है जितना मजे का ये गाना ये इन्हीं की आवाज़ पे सूट कर रहा था। बात दुरुस्त है, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा है। वो सबसे अच्छा, जिंदगी मुबारक हो। जो नफरतें अपने दिल से आप निकालिए, खुशियाँ बांटिए, मोहब्बतें बांटिए। थैंक यू वेरी मच कुमेल, आप साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया साथ मौजूद था। आपने तो हमें एक नई बात बताई कि रेसिपीज हम मजीद भी देख सकते हैं। और आप इसको कश्मीरी चाय ना, कश्मीरी चाय इसमें भी डाल सकते हैं। जनाब अब आपने करना ये जल्दी से पेज को विजिट करना है और नई तैयार करनी है। हमने करना ये कि हमने लेनी है ब्रेक। हम रोजाना कहते हैं कि मंडे मुबारक, ट्यूसडे मुबारक, आज हम कहेंगे जिंदगी मुबारक। मास्क पहने, अपनी जिंदगी को और महफूज बनाए, दूसरों से मोहब्बत करें और उनकी मोहब्बत में मास्क पहन लें। अल्लाह हाफिज़।